नमस्कार। पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते विपक्ष और सरकार के बीच में कास्ट सेंसस को लेकर एक तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने चुनाव के समय जो जातिगत जनगणना या कास्ट सेंसस को लेकर एक नारा दिया था, वो उस संकल्प को पार्लियामेंट में दोहराते हुए नजर आए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस नारे को बुलंद किया गया। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में शेड्यूल क्लास के कोटे के अंदर सब क्लासिफिकेशन की बात की है। मतलब पिछड़ों में कौन अगड़ा और कौन पिछड़ा, इसकी बहस को उन्होंने हवा दिया है। उधर बिहार में कास्ट सेंसस के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं। उसके हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसीज में महादलितों को अतिरिक्त आरक्षण भी दिया गया है। उस मामले पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उधर वेस्टर्न इंडिया में मराठा, जाट और गुज्जर समुदायों में आरक्षण को लेकर निरंतर आंदोलन हो रहे हैं। तो इस जाति का विनाश या एनहिलेशन ऑफ कास्ट का स्वप्न देखने वाले अंबेडकर के भारत में 75 वर्षों के बाद भी आज भी जाति को लेकर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्यों है? क्यों कास्ट बेस्ड ग्रेटिफिकेशन के लिए जातियां लड़ रही हैं? तो इन 75 सालों में भी जाति आपकी शादियों से, आपकी नौकरियों से और आपकी पॉलिटिक्स से तो गई नहीं। तो समय उचित है ये समझने का कि आरक्षण एज अ पॉलिसी पिछले 75 वर्षों में कितनी कामयाब रही। क्या देश को फिर से एक नया कास्ट सेंसस चाहिए, या फिर ये राजनीतिक वोट बैंकों को प्रभावित करने का एक नपातुला हथकंडा है? इस पूरे कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन का इतिहास क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ऐसा कंटेंट या ये टॉपिक्स पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इंडियन सोसाइटी में कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी सदियों से रही, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ब्राह्मण्स का एजुकेशन पर 100% रिजर्वेशन था सदियों तक। दलितों के साथ अत्याचार तो हुआ ही, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया गया और समाज में स्टिग्मेटाइज कर नीचे दबा कर रखा गया। सोसाइटी में जिसके पास भी पावर या प्रिविलेज है वह उसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसका फायदा उठाते रहें। तो एक सामाजिक न्याय के गोल के साथ कोई सरकार या तो कानून से इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करती है, या फिर शोषित वर्ग यूनाइटेड होकर हिंसा के थ्रू इस पावर और प्रिविलेज को छीनने का प्रयास करता है। अक्सर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में सरकारों ने सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी है और अफर्मेटिव एक्शन का रास्ता अपनाया है। भारत में इसकी शुरुआत ज्योतिबा फूले ने सन 1882 में की थी, जब पहली बार कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की मांग हंटर कमीशन से की गई। वो रिजर्वेशन उस समय पॉलिटिकली इलेक्टेड लोगों के बीच था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने शार्प विट और आर्टिकुलेशन से इस मांग को आगे बढ़ाया। उन्होंने ब्रिटिश के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर आप चले भी जाएंगे, भारत आज़ाद भी हो जाएगा, तो हमारी सदियों की गुलामी ख़त्म नहीं होने वाली। हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारे लोगों की सोच हमें कभी ऊपर नहीं आने देगी। तो देश की आज़ादी से कहीं महत्वपूर्ण है कि हिंदू समाज के अंदर ये सुधार हो। नतीजा ये हुआ कि 1932 के रामसे मैकडॉनल्ड कम्युनल अवार्ड्स में शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब था कि कुछ सीटों पर केवल दलित उम्मीदवार ही खड़े होंगे और उन सीटों पे जो दलित वोटर्स हैं वही वोट डालेंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं एक नॉन दलित वोटर हूं तो मुझे वोट देने का कोई अधिकार नहीं। मुस्लिम्स को पहले ही ब्रिटिश सरकार सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे चुकी थी। गांधी जी ने इस पॉलिसी का स्ट्रिक्ट विरोध किया। मुस्लिम्स पहले ही आज़ादी के आंदोलन से सेपरेट इलेक्टोरेट्स द्वारा अलग कर दिए गए थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू समाज का भी ऐसा बंटवारा हो और नेशनल मूवमेंट को और कमज़ोर बना दे। वो रिफॉर्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म एक बहुत अच्छा धर्म है, सौहार्द का धर्म है, किंतु इसमें कुछ कुरीतियों ने अपना घर बना लिया है। अगर हम रिफॉर्म करें, लोगों की सोच को बदलें, एक मूवमेंट चलाएं, तो कास्ट जैसी गलत चीज़ से हिंदुज़म को बचाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने निचली जातियों के लोगों को हरिजन का नया नाम दिया। उन्होंने कई टेंपल एंट्री मूवमेंट्स में योगदान दिया और दलितों की एंट्री बड़े बड़े टेंपल्स में सफल कराई। उन्होंने अपील की लोगों से कि आप इस जातिगत सोच से बाहर निकलें। यहाँ तक कि इंटरकास्ट मैरिजेस को गांधी जी ने बहुत सपोर्ट किया।
उनका मानना था अगर इंटरकास्ट मैरिजेस सफल होंगे तो कुछ जनरेशन्स में कास्ट अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर बी आर अम्बेडकर एनहिलेशन ऑफ कास्ट चाहते थे, यानी कास्ट व्यवस्था का पूरा विनाश। उनका मानना था कि कास्ट हिंदू के डीएनए में बसा हुआ है, उसकी सोच में बसा हुआ है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको पास करता है, वो अपने प्रिविलेजेस कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये 2-4 गांधी जी की मीठी मीठी बातों से ये हजारों साल की व्यवस्था कहीं नहीं जा रही। जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। ये इतनी मजबूत व्यवस्था है कि जो लोग कन्वर्ट होकर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में गए वो अपनी कास्ट को अपने साथ वहां ले गए। तो अगर इस समस्या से निजात चाहिए तो इस पूरी प्रणाली को पूरी तरह से डिसमेंटल करना होगा। कास्ट जैसे गंभीर मुद्दे पर गांधी और अंबेडकर के विचारधाराओं के इस टकराव को गांधी और अंबेडकर आइडियोलॉजिकल व्यूज कहते हैं। खैर, गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ पूना के जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके अनशन शुरू होते ही बी आर अम्बेडकर पर दबाव बनने लगा, क्योंकि गांधी जी उस समय नेशनल मूवमेंट के नंबर 1 लीडर थे। उनकी पॉपुलैरिटी 1932-33 में पीक पर थी। तो बी आर अम्बेडकर को दबाव में आकर गांधी जी से मिलने यरावाड़ा जेल पूना जाना पड़ा। वहां पर दोनों के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं, जिसके तहत अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ठुकरा कर रिजर्वेशन की मांग को स्वीकार किया। तो वहीं से एससीज और एसटीज के लिए पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व होना शुरू हो गई। जब संविधान लिखा जाने लगा तो बी आर अम्बेडकर ही उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही कास्ट की समस्या का जिक्र किया और इसको बहुत ही प्रबलशाली बनाया। यहाँ रिजर्वेशन के कानून के तहत रिप्रेजेंटेशन को तय किया गया। रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन का एक गहरा संबंध है। अफर्मेटिव एक्शन का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट यह है कि समाज में स्टेटस, पावर और वेल्थ इस तरह बटा हुआ है कि अगर जो अति पिछड़े या पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ परसेंट जगहें नहीं ब्लॉक की जाएंगी तो समाज की व्यवस्था ऐसी है कि वो खुद ब खुद अपने आप ऊपर नहीं आ पाएंगे। समाज उनको ऊपर आने ही नहीं देगा। तो जो कमजोर है उसको सपोर्ट चाहिए और उस सपोर्ट को ही अफर्मेटिव एक्शन का नाम दिया गया। आप अपने घर में ही एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा बीमार है और एक नॉर्मल है तो आप किस पर ज़्यादा ध्यान देंगे? जो बीमार है उसके खाने पर, उसकी तबीयत को ठीक करने पर। ठीक उसी तरह समाज में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए किया जाता है, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, कि जो कमज़ोर है उसको मदद करके सबके बराबर लाया जा सके। ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल का ही एक ऑफशूट है। रिजर्वेशन हमारे समाज में एक सेंसिटिव टॉपिक है। इस पर स्कूल में, कॉलेजेस में, चौक चौराहों पर, यहाँ तक कि ड्राइंग रूम्स में भी खुलकर चर्चा होती है। इस विषय पर लोगों के पोलराइजिंग पोजीशंस हैं। तो अगर आप आरक्षण के विरोधी हैं तो आप इनमें से कोई पोजीशन या आर्ग्यूमेंट लेते होंगे, जैसे कि हजारों साल के डिस्क्रिमिनेशन का बदला आज हमसे क्यों लिया जा रहा है? हमारी इस पीढ़ी का क्या कसूर है? हमें क्यों सफर कराया जा रहा है? या फिर रिजर्वेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेम्पररी प्रोविजन की तरह आया था, 10 सालों की तरह आया था। क्या इसको रिव्यू करने की जरूरत है? अगर 75 सालों में इसने काम कर दिया तो इसे हटा देना चाहिए, और अगर इसने काम नहीं किया तो मतलब ये यूजफुल नहीं है। एक रिवीजन तो डेफिनेटली होना चाहिए। या अक्सर लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सब कुछ मेरिट बेस्ड क्यों नहीं है? क्या क्वालिटी, इफिशियंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही सिस्टम की रिजर्वेशन की वजह से? कुछ लोग इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि डेप्रिवेशन जो सिर्फ कास्ट बेस्ड थोड़ी है, डेप्रिवेशन तो मल्टीपल तरीकों से है। जेंडर का भी हो सकता है, रीजन का भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है। तो अगर रिजर्वेशन देना ही है तो इकोनॉमिक बेसिस पे दे दो, उसको दो जो संसाधन जुटा नहीं पा रहा, जो compete नहीं कर पा रहा। कास्ट तो आजकल शहरों में गायब हो चुका है, तो फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को क्यों कंटिन्यू करना? आखिरी आर्ग्यूमेंट्स जो अक्सर स्टूडेंट्स देते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी में था इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, अगर एससी होता या ओबीसी होता तो पास हो जाता, तो मेरे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, मैं सफर कर रहा हूं। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर अगर सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें लूप होल्स निकाले जा सकते हैं। जो रिजर्वेशन के सपोर्टर्स हैं वो इनमें से कोई आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि समाज में एससी, एसटी और ओबीसी को अगर गिना जाए तो उनकी जनसंख्या लगभग 75% के आसपास आएगी। तो अभी भी जनरल कास्ट जो कि सिर्फ 15% आबादी के हैं वो 50% का हिस्सा ले रहे हैं सीटों में, कॉलेजेस में और नौकरियों में। तो ये कौन सा इंसाफ है?
उल्टा हमारे साथ 50% कैप लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने नाइंसाफी की है। दूसरा आर्ग्यूमेंट देखा जाता है वो थोड़ा फिलोसफिकल है कि हजारों साल के डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन्स की वजह से इस पूरी सोसाइटी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया गया है। तो वक्त लगेगा उन्हें वापस खुद को असर्ट करने में, वक्त लगेगा उस कॉन्फिडेंस को वापस पाने में। ये 10, 15, 20 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। जब तक सब बराबर ना आ जाए तब तक ये पॉलिसी ज़रूर चलनी चाहिए। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे खिलाफ है। आप ज़मीन की ओनरशिप देख लें, या आज भी अमीरों को देख लें, या प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी नौकरियों पर देख लें, या मीडिया में देख लें, या जुडिशरी में देख लें, कहाँ हैं ओबीसीज, कहाँ हैं एससीज, कहाँ हैं एसटीज। मतलब इन सब रिजर्वेशन के होने के बाद भी स्ट्रक्चर ने हमें ऊपर नहीं आने दिया। तो अभी कैसे इस पॉलिसी के रिवीजन की बात कर सकते हो आप? इकोनॉमिक क्राइटेरिया के विरोध में रिजर्वेशन के सपोर्टर्स कहते हैं कि रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है। उसके लिए सरकार 50 अलग स्कीमें चलाती है। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन से लिंक्ड है। रिजर्वेशन इज अबाउट हैविंग द सीट ऑन द टेबल टू पुट माई वॉइस थ्रू। ये भागीदारी की बात है और ये सबसे ज़रूरी बात है। अपर कास्ट के लोगों को ये बात कभी खुद समझ नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने ये बात को कभी फेस ही नहीं किया। वो जानते ही नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वो जानते ही नहीं है जाति का स्टिग्मा क्या होता है, वो जानते ही नहीं है कि पूरी की पूरी अगली जनरेशन का सरनेम क्यों छुपा दिया गया, वो जानते ही नहीं है कि कॉलेज में अपने एससी कोटा एसटी कोटा को बताने में क्यों शर्म आती है। तो जिनके साथ ये हुआ है वही इसको समझ सकते हैं। न्याय अभी अधूरा है, अभी बहुत कुछ और होना बाकी है। अब ये बात तो तय है कि अगर रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी हमारे देश में सोशल जस्टिस का इंपॉर्टेंट हथियार है, सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, तो बेहतर ये हो कि इसे साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाए। आज जो भी आरक्षण का प्रतिशत तय है वो 1931 के ब्रिटिश सेंसस के अनुसार से तय किया गया है। मतलब आज भी हम 100 साल पुराने डेटा के बेस पे इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी चला रहे हैं। ऊपर से ओबीसीज को जो आरक्षण दिया गया है वो तो एक एस्टिमेटेड गणना के अनुसार पर 1992 में मंडल कमीशन ने दिया था। तो मतलब ओबीसीज तो गिने ही नहीं जाते। तो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी बिना एक्चुअल डेटा के चल रही है। तो आगे बढ़ने से पहले एक कास्ट सेंसस तो बनता है। मतलब कि रिजर्वेशन पॉलिसी ने कैसा किया है ये समझने के लिए भी बनता है, और आगे बढ़ने के लिए इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रिफाइन करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको और रैशनलाइज करने के लिए कास्ट सेंसस और हार्ड डेटा हमारी मदद करेगा। पर यह सब इतना आसान नहीं है। यह अपने साथ कई सवाल और कई चैलेंजेस लेकर आएगा। आइए अब इन चैलेंजेस और सवालों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला चैलेंज है पॉलिटिक्स। हमारे देश में ये ओपन सीक्रेट है कि चुनाव कास्ट अरिथमेटिक पे जीते जाते हैं। तो रिजर्वेशन जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर कोई फैसला लेने से पहले पार्टीज अपने वोट बैंक को तो नाराज करना चाहेंगी नहीं। वहीं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन के स्लैब में ला दिया तो वो उसकी गारंटी हो जाएगी कि जनरेशन दर जनरेशन उस कास्ट का वोट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो जहां मंशा सामाजिक न्याय के प्लैंक को वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज करने की हो, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर फोकस करने की हो, वहाँ लॉन्ग टर्म मेजर्स कौन लेगा कि वाकई में उनको सपोर्ट दें, उनको काबिल बनाएं, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे काम करें ताकि कल को उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बट पॉलिटिक्स हमारी इस तरह स्ट्रक्चर्ड है कि रिजर्वेशन एक आसान टूल है, तुरंत फ़ायदा देता है, तुरंत वोट बैंक बनाता है, और पार्टीज इसमें बटी हुई हैं। तो एक रैशनल फैसला हमारी पार्लियामेंट से इससे पर बाहर आना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी नेशनल पार्टीज की आइडियोलॉजी, मतलब मंडल वर्सेस कमंडल पॉलिटिक्स। बीजेपी एक हिंदुत्व बेस्ड पार्टी है। वो चाहती है कि धर्म के नाम पर हिंदू वोट्स को एक जगह जमा कर लिया जाए और कास्ट बेस्ड क्लीवेजेस को कम किया जाए। धर्म और नेशनलिज्म को यूज करके एक ऐसा वोट बैंक बनाओ और फिर चुनाव दर चुनाव जीतते रहो। इसीलिए कास्ट बेस्ड सेंसस के मुद्दे पर सरकार की ओर से खामोशी है। वो इस मुद्दे पर बहुत ही संभल कर चलना चाहते हैं और उसको तूल नहीं देना चाहते। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज को भुनाकर सरकार के प्रति नाराजगी पैदा करना चाहती है। इन नाराज कास्ट समूहों को अगर एंटी बीजेपी मुस्लिम वोट से मिला दिया जाए तो फिर सत्ता पक्की हो जाएगी।
मतलब अगर 75 या 80% ऑफ पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन का गेम खेला जाए पॉलिटिकली तो फायदा ही फायदा मिलेगा। बट ये काम ऑपोजिशन में खड़े रहकर करना आसान है। खुद कांग्रेस ने कर्नाटक में जो कास्ट सेंसस कराया उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया। हिमाचल में ये करने की अभी उन्होंने हिम्मत ही नहीं दिखाई है। तो ऑपोजिशन में इसकी डिमांड करना तो आसान है, बट सरकार में रहकर इसके चैलेंजेस को फेस करना कठिन। खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो मीडिया में, जुडिशरी में और हर जगह लोगों के कास्ट रिप्रेजेंटेशन की बात पूछते रहते हैं, उनकी खुद कांग्रेस में कितना रिप्रेजेंटेशन है दलितों का और ओबीसीज का इंपॉर्टेंट पोजीशंस में, क्या रिप्रेजेंटेशन है? तो पहले कथनी और करनी में अंतर जनता देख सकती है। इस बात को समझिए और अपने इंस्टीट्यूशन में इसको अप्लाई कीजिए। जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां इसको इंप्लीमेंट करके दिखाइए, तब जनता को भरोसा आएगा। तो पॉलिटिक्स में जो वेस्टेड इंटरेस्ट है और पावर का जो गेम है वो इस डिबेट को कहीं और ले जाता है। ये दूसरा चैलेंज। तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज और प्लेयर इस पूरी डिबेट में है जुडिशरी। राज्य सरकारें अपने वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर आरक्षण के लिए नया कानून पास करती रहती हैं, बट ये अक्सर कानून सुप्रीम कोर्ट में जाके धराशायी हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद ही 1992 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद ओबीसीज को नौकरियों में आरक्षण मिला और 2007 में ओबीसीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो किसी भी कास्ट बेस्ड मूव के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ आरक्षण जो इन कम्युनिटीज के लिए 50% की कैप को पार नहीं कर सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ आर्ग्यूमेंट है। क्रीमी लेयर जैसे कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की गई है। अब एससीज और एसटीज में भी सब क्लासिफिकेशन का आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर और अंपायर की भूमिका सुप्रीम कोर्ट इस पूरे डिबेट में निभाता है। क्रीमी लेयर की बहस जो एससीज में सुप्रीम कोर्ट ने छेड़ दी है, उसने मुद्दे को नया मोड़ दिया है। इसका कहने का मतलब यह है कि पिछड़ी जातियों की समूहों में भी कुछ अगड़े लोग हैं जो सारा का सारा फायदा ले रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और नीचे वालों को कुछ नहीं मिल रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसटीज में मीना कास्ट, आप देखोगे कि मीना कास्ट हर जगह ओवर रिप्रेजेंटेड है कंपेयर टू अदर एसटी कास्ट। पर इस पर भी चिराग पासवान जो कि बिहार के एक दलित नेता है, उनका रिएक्शन ये आया कि ये सब आर्ग्यूमेंट्स हमारी एकता को तोड़ने के लिए, हमें लड़ाने के लिए है। पर ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स तो रिजर्वेशन के खिलाफ पहले हिंदू के अपर कास्ट दिया करते थे। तो मतलब ये है कि जो भी प्रिविलेज या पावर की पोजीशन में है वो इसको छोड़ना नहीं चाहता। चौथी कॉम्प्लेक्सिटी है व्हाट नेक्स्ट। मान लीजिए कि कास्ट सेंसस करा दिया गया, इसके रिजल्ट्स पब्लिक भी कर दिए, तो क्या इसके रिजल्ट्स के अनुसार हम पॉलिसी डिसीजंस ले पाएंगे? किसी कास्ट का काउंट ज्यादा आएगा, किसी का कम। तो जिसका अगर कम आया तो क्या आप उसका रिजर्वेशन कम कर दोगे? अगर आप ऐसा करोगे तो वो कम्युनिटी रिएक्ट करेगी, वो सड़कों पे आ जाएगी, आंदोलन होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। ये कॉन्फ्लिक्ट एक अगली रूप ले सकता है, और क्या आप इसको हैंडल कर पाओगे? और भारत का जो डेवलपमेंट एजेंडा है, क्या ये उससे डिरेल नहीं हो जाएगा? और क्या हम दशकों पीछे नहीं चले जाएंगे? इन सवालों को ध्यान में रखकर ही किसी सरकार को इस रूट पर जाना चाहिए। वहीं क्रीमी लेयर का आर्ग्यूमेंट कल तक ओबीसीज के लिए सही था, आज एससीज एसटीज के लिए सही हो गया। तो क्या विमेन रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नेताजी की, मिनिस्टर साहब की बहू और बेटी ही चुनाव का टिकट ले जाए विमेन रिजर्व सीटों से, बाकी क्यों नहीं? तो डिबेट तो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, रिफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिजर्वेशन को हर एंगल से जांचना चाहिए। तो ये सब मुद्दे भी उठेंगे। आखिरी कॉम्प्लेक्सिटी जो है मेरी नज़र में है वो है कि कास्ट के लेंस से ही पूरी प्रॉब्लम को देखना, क्योंकि डेप्रीवेशन मल्टी डायमेंशनल है। हमने डिस्कस किया कि डेप्रीवेशन जेंडर के आधार पे है, कास्ट के आधार पे है, क्लास के आधार पे है, रीजन के आधार पे है, रिलीजन के आधार पर है, एजुकेशन के आधार पे है। हर तरह से लोग डिप्राइव्ड हैं। तो क्या कास्ट के बेस पर जो दवाई खिलाई जाएगी, क्या उससे बीमारी का पूरा इलाज होगा? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी ट्रू है। तमिलनाडु में ब्राह्मणों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उनके साथ जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हायर कास्ट होने की वजह से उनको जो नुकसान उठाना पड़ा, वो भी वेल डॉक्यूमेंटेड। आज ऐसे कई राज्य हैं जहां पे नंबर गेम की वजह से कोई भी अपर कास्ट का नेता सीएम नहीं बन सकता। ये एक ओपन रियलिटी है। ऑल्सो शहरों से अब कास्ट गायब हो गए हैं। ये सोसाइटीज़ और कॉस्मोपॉलिटन स्पेसेस और ऑफिसेज में कौन किसकी कास्ट पूछ रहा है? तो वो प्रिविलेजेस जो कहे जाते हैं हायर कास्ट के पास है, वो है कहाँ?
गांव में भी जो कुछ था धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। ज़मीनें थी तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बंटकर अब ख़त्म सी हो गई हैं। छोटे काम अपर कास्ट वालों के नॉर्म्स उन्हें करने नहीं देते। गांव में भी नंबर्स के गेम में अपर कास्ट थोड़ा बहुत साइडलाइन हो गया है और पॉलिटिकली पावर में आ नहीं सकता। तो इन सब का कहना है कि जिन प्रिविलेजेस की बात हो रही है, जिस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, वो है कहाँ? ले देकर हमारे पास भी तो वही रास्ता है, पढ़ाई, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी, लोन, घर, वही तो रूट हमारी सक्सेस का भी है। लेकिन जब हम वहाँ compete करने जाते हैं, वहाँ लड़ने जाते हैं, तो वहाँ असमानता है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसका इंसाफ कौन करेगा? खैर, इन जनरल कैंडिडेट से मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर पहले से ही पता है कि आपका सिलेक्शन 100 मीटर का छक्का मारकर ही होगा, तो दूसरे के 60 मीटर के क्राइटेरिया को मत देखिए। खुद इतनी मेहनत कीजिए, इतने काबिल बनिए कि आप 110 मीटर का छक्का मार सके। जितने भी हज़ारों जनरल कैंडिडेट हर साल सेलेक्ट होते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं केवल क्योंकि वो अपने क्राइटेरिया पे ध्यान लगाते हैं और विफल होने के बाद दूसरे से कंपेयर कर अपनी नाकामयाबी को छुपाते नहीं। खैर, चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में एक इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश को कास्ट सेंसस की नहीं, स्किल सेंसस की ज़रूरत है। हमारे यूथ अनस्किल्ड है, तो अगर रोज़गार और इनकम, ये आज की मॉडर्न समस्याएं हल करनी है, तो हमें मॉडर्न सॉल्यूशंस चाहिए मॉडर्न भारत के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग टेक है। पर आगे देश का पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर क्या मोड़ लेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये मामला जाएगा तो वो उस पर क्या स्टैंड लेगा, और देश की जनता, देश के ग्रुप्स, सोसाइटी इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, वो डिसाइड करेगा इसका फ्यूचर। पर आज के भारत में बिना ओबीसी और दलित वोट को साधे हुए कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता। ये बात तो सच है। बीजेपी को हाल ही में हुए राजनीतिक नुकसान के पीछे इसी वोट बैंक में हल्का शिफ्ट था। तो रुझान तो क्लियर है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी आगे ही जाएगी। इस वीडियो में हमने कास्ट, रिजर्वेशन और उससे जुड़ी पॉलिटिक्स को हर सिरे से एनालाइज करने का प्रयास किया और कोशिश की कि आपके सामने हर तरह का पक्ष रखा जाए, सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे जाए। प्रयास एक इंफॉर्मेटिव डिबेट का है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है और आप क्या सोचते हैं, क्या देश में अगला कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं। यह विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।